यक्षिणी एपिसोड 272 सुनने के लिए 40 सेकेंड स्किप करें। यक्षिणी एपिसोड 272 सुनने के लिए 40 सेकेंड स्किप करें। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, क्या मैं युग जी को बता दूं कि मैं ही उनकी यामिनी हूँ। शालिनी को चुप बैठा देखकर युग शालिनी को हिलाते हुए कहता है, बोलो शालिनी, तुम चुप क्यों हो? आखिर यामिनी मेरे सामने क्यों नहीं आती? युग की आंखों में नमी देखकर शालिनी पूरी तरह भावुक हो गई थी। एक पल के लिए तो उसने चाहा कि वो युग को सारी सच्चाई बता दे कि वही उसकी यामिनी है जो इस वक्त उसके सामने है। पर यामिनी जानती थी कि इस वक्त वो युग को कुछ नहीं बता सकती थी, वरना जिस इरादे से वो ग्रेवयार्ड कोठी में आई थी उसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। यामिनी अपने सारे एहसास जज्बात को अपने दिल में ही छुपा लेती है। शालिनी अपने आंसू छुपाते हुए कहती है, आपकी यामिनी जरूर आपके सामने आएगी, देखना युग जी आप। युग गुस्से के साथ कहता है, पर कब शालिनी? शालिनी खोए हुए अंदाज में जवाब देती है, जब सही वक्त आएगा। युग तुरंत पलटकर पूछता है, और वो सही वक्त कब आएगा शालिनी? शालिनी एक लंबी आह भरते हुए जवाब देती है, जल्द आएगा युग जी, आप बस सही वक्त आने का इंतजार कीजिए। कभी कभी जीवन में हमें कुछ तभी मिलता है जब मिलना लिखा रहता है। वक्त और किस्मत के पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। ग्रेवयार्ड कोठी के एक हिस्से में युग और शालिनी एक दूसरे के दर्द का सहारा बन रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु, कायर और कछुआ हॉल में बैठे हुए थे। अभिमन्यु के हाथ में वो स्क्रिप्ट थी जो उसे टाइपराइटर के पास से मिली थी। वो अभी भी उस स्क्रिप्ट के पेज धीरे धीरे पलटाते हुए उसे बड़े गौर से पढ़ रहा था, और कायर और कछुआ आपस में बातें करने में लगे हुए थे। कायर कछुए से कहता है, कछुए, तुझे युग से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी यामिनी के बारे में। कछुआ तुरंत कहता है, तो किस तरह बोलता तू ही बता। देख नहीं रहा था वो युग कैसे यामिनी के गुणगान कर रहा था? जब देखो यामिनी यामिनी करते रहता है। कायर कछुए को समझाते हुए कहता है, हाँ मैं समझ रहा हूँ तेरी बात, पर फिर भी यार उसे बुरा लगा है इस बात का, तभी तो देख वो अभी तक नीचे नहीं आया, जब से ऊपर ही है। कछुआ चिढ़ते हुए कहता है, बुरा लगे तो लगने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कछुए का ऐसा बर्ताव कायर को बहुत अजीब लगता है। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, कछुए, तुझे नहीं लगता जब से तू लौट कर आया है बहुत गुस्सा करने लग गया है? मुझे तो तू पहले वाला कछुआ लगता ही नहीं, ऐसा लगता है मेरे दोस्त के वेश में कोई और बैठा हुआ है। कायर की बात सुनकर कछुआ घबरा जाता है। वो समझ जाता है कि वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया था। कछुआ कायर के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं नहीं बदला हूँ कायर, मैं वही पुराना वाला कछुआ हूँ जो आज भी तुम लोगों की फिक्र करता है। तू जानता है ना यक्षिणी कितनी डेंजरस है, पर वो युग को देख, यक्षिणी की बुराई सुन ही नहीं सकता। ऐसा लगता है जैसे उससे मोहब्बत करके बैठा है। अभिमन्यु स्क्रिप्ट से नजर हटाकर कायर और कछुए की बातों में दखल देते हुए कहता है, कछुआ ठीक कहता है, यक्षिणी बहुत डेंजरस है और युग के लिए कुछ ज्यादा ही, हमें कुछ करना पड़ेगा यक्षिणी का। कायर परेशान होकर कहता है, पर क्या करें यार? कछुआ अपने हाथ आपस में मलते हुए आक्रोश में आते हुए कहता है, हमें उस यक्षिणी को मार देना चाहिए। अभिमन्यु कछुए पर अपनी निगाहें टिकाते हुए कहता है, और वो कैसे करेंगे? कैसे मारेंगे यक्षिणी को? कछुए गुस्से के साथ लय में बोल पड़ता है, उस यक्षिणी को क्रकंड। कछुआ इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही वो खुद अपना मुंह बंद कर लेता है। वो समझ जाता है कि अगर उसने अपने दोस्तों के सामने क्रकंड हथियार का जिक्र किया तो अभिमन्यु जरूर उससे पूछेगा कि उसे इन सब के बारे में कैसे पता, और फिर एक एक करके अभिमन्यु खुद उसके मुंह से सारी सच्चाई उगलवा लेगा। कायर मुंह बनाते हुए कछुए से कहता है, ये क्रकंड क्रकंड क्या बोल रहा था तू? कछुआ अपनी नजरें चुराने लग जाता है और अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखने लग जाता है। कायर कछुए को टोकते हुए कहता है, अबे यहाँ वहाँ क्या देख रहा है, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, ये क्रकंड क्या है? ककड़ी की कोई नई पैदाइश है क्या? कछुआ कुछ बहाना बना पाता उससे पहले ही बिंदु वहाँ पर भागी भागी चली आती है। हॉल के अंदर प्रवेश करते वो हाँफने लग जाती है। उसे देखने से ही साफ समझ आ रहा था कि वो दौड़ते हुए आई थी। बिंदु बहुत घबराई हुई लग रही थी।
बिंदु को देखकर कायर, कछुआ और अभिमन्यु फौरन अपनी जगह पर से उठकर बिंदु के पास जाने लग जाते हैं। कायर घबराहट के साथ कहता है, क्या हुआ बिंदु, तुम इतनी घबराई हुई क्यों, सब ठीक तो है? बिंदु कुछ जवाब नहीं दे पा रही थी, वो बस हाँफे जा रही थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही कायर की आवाज़ें सुनकर वहाँ पर युग और शालिनी भी आ जाते हैं। बिंदु को घबराया हुआ देखकर युग भी हैरान हो गया था। शालिनी तुरंत टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाती है और बिंदु को देते हुए कहती है, ये लो बिंदु, पानी पी लो पहले, तुम्हें अच्छा लगेगा। शालिनी ने ये बात इतने प्यार से बोली थी कि बिंदु एकदम दंग रह गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही शालिनी थी जिसने उससे पहली बार मिलने पर बड़े ही रूड तरीके से बात करी थी। बिंदु कहती कुछ नहीं, चुपचाप पानी पी लेती है। पानी पीने के बाद बिंदु कायर पर बिगड़ते हुए कहती है, कायर तुम्हारा हमेशा काम के वक्त फोन लगता क्यों नहीं है? कायर मुंह बनाते हुए कहता है, यार इस बात पर इतना क्यों चिढ़ रही हो, मुझे क्या पता क्यों नहीं लगता, और मेरा नहीं लगा तो और किसी को लगा लेती, यहाँ इतने सारे लोग हैं, युग अभिमन्यु में से किसी एक को लगा लेती। बिंदु अपनी सफाई पेश करते हुए कहती है, मैंने सबका फोन ट्राई किया पर किसी का नहीं लगा। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, क्या किसी का फोन नहीं लगा, पर ऐसा कैसे हो सकता है? युग बीच में दखल देते हुए कहता है, नेटवर्क इशू हुआ होगा आई थिंक। तुम लोग ये सब छोड़ो ना, और बिंदु तुम मुद्दे पर आओ, ये बता हुआ क्या है, इतनी घबराई हुई क्यों, सब ठीक तो है ना? बिंदु घबराते हुए कहती है, कुछ ठीक नहीं है युग, गजब हो गया। युग अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, गजब हो गया, क्या गजब हो गया? बिंदु कुछ जवाब देती है उससे पहले ही अभिमन्यु बीच में बोल पड़ता है, क्या बंगला मुड़ा घाट पर फिर किसी की लाश मिली है? अभिमन्यु की बात सुनकर बिंदु इतनी चकित हो जाती है कि कुछ बोल नहीं पाती है, बस हाँ में अपना सिर हिला देती है, जिससे अभिमन्यु समझ जाता है कि उसने एकदम सही बात बोली थी। अभिमन्यु बड़ी चालाकी के साथ आगे कहता है, और इस बार किसी मर्द की नहीं बल्कि एक औरत की लाश मिली है, एम आई राइट? बिंदु हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, बिल्कुल ठीक कहा, पर तुम्हें ये सब कैसे पता चला अभिमन्यु? अभिमन्यु अपने हाथ के पेज दिखाते हुए कहता है, क्योंकि यक्षिणी के शिकार की स्क्रिप्ट हमें पहले ही मिल चुकी है, अब तुम बस इतना बताओ कि जिस औरत की लाश मिली है उसका नाम क्या था? अभिमन्यु के ये सवाल पूछते ही सब लोग अपनी नजरें बिंदु पर गड़ा देते हैं। बिंदु एक लंबी आह भरते हुए कहती है, कमली की, वही कमली जो मेहंदी पथार की सबसे मशहूर वैश्या है। जैसे ही बिंदु ये बात बोलती है वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं सिवाय शालिनी के। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। कछुआ हड़बड़ाहट के साथ कहता है, ओह माय गॉड, ये तो गजब ही हो गया, इसका मतलब इस बार फिर यक्षिणी ने किसी औरत का शिकार कर दिया। मैं ना कहता था यक्षिणी बहुत बुरी है, उसकी हवस बढ़ती जा रही है, और ये उसी का एक सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल है, आगे पता नहीं वो क्या क्या करेगी, किस किस को अपना शिकार बनाएगी। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, इसका मतलब इस बार यक्षिणी ने स्क्रिप्ट में जो कहानी लिखी है वो कहानी तो असली है ही, साथ में कैरेक्टर के नाम भी असली लिखे हैं। कायर बिना सोचे समझे ही बोल पड़ता है, वो तो असली थे ही, मैंने तो तुझे कल रात में ही बता दिया था जब तूने कहा था कि मेहंदी पथार में कमली नाम की मशहूर तवायफ रहती है। आखिर कौन नहीं जानता कमली को, जो कमली को नहीं जानता उसे मेघालय में रहने का ही कोई हक नहीं। जैसे कायर की बात खत्म होती है बिंदु गुस्से से उबल जाती है और चीखती हुई कायर से पूछती है, बड़े चर्चे हैं कमली के? कायर, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही नजदीक से जानते हो कमली को। कायर नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बिंदु, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने तो कभी कमली को देखा तक नहीं, बस चर्चे सुने हैं, वो भी कल रात में ही पता चला जब इस कछुए ने उसके बारे में बताया। क्यों कछुए? कछुआ हामी भरते हुए कहता है, हाँ बिंदु ये ठीक कह रहा है, मैंने ही बताया था, ये तो बड़ा शरीफ है। बिंदु पलटकर कुछ कहती नहीं, बस कायर को गुस्से के साथ घूरती रहती है। अभिमन्यु अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, अगर कमली का कैरेक्टर असली है तो इसका मतलब कमली के साथ जो आदमी था, क्या नाम था उसका? इतना कहकर अभिमन्यु स्क्रिप्ट के पेज को पलटाने वाला था कि उससे पहले ही शालिनी झट से बोल पड़ती है, सुदेश। सुदेश नाम था उस आदमी का जो अपनी पत्नी होने के बावजूद किसी और के साथ रंगरलियां बना रहा था, उसे धोखा दे रहा था। शालिनी ने रंगरलिया शब्द बहुत ही गुस्से के साथ कहा था, जैसे उसे इस बात से बहुत बुरा लग रहा था कि सुदेश अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। अभिमन्यु शालिनी की बात में हामी भरते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा, उस आदमी का नाम सुदेश ही था जिसकी एक बेटी भी थी जो शादी की उम्र की है। कमली तो मर गई जो मेहंदी पथार में रहती थी, पर ये सुदेश कौन है जो किश्नोई नदी के आसपास रहता है? क्योंकि कहानी में साफ जिक्र है कि वो नदी के पास ही आया था, वहां से उसका घर नजदीक पड़ता था। कछुआ सोचते हुए कहता है, अपने मेहंदी पथार और रोंका मुझा गांव में तो गिनती के बस 4-5 ही सुदेश रहते हैं,
और उनमें से 3 ऐसे हैं जिनकी बेटी शादी के लायक हो गई हैं। अभिमन्यु तुरंत पूछता है, कौन है वो 3 सुदेश? कछुआ अपनी उंगली पर तीनों सुदेश को गिनाते हुए कहता है, पहला वो दूध वाला सुदेश, दूसरा वो जिसकी पंचर की दुकान है, और तीसरे युग के मामा। इतना कहकर कछुआ चुप हो जाता है। जैसे ही कछुआ युग के मामा बोलता है, कमरे के अंदर खामोशी छा जाती है। युग गुस्से के साथ कहता है, तो तुम लोग अब क्या कहना चाहते हो? यही कि कमली के साथ कल रात मेरे मामा थे और वो रजनी मामी को धोखा दे रहे हैं? अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, नहीं युग, हम लोगों के कहने का ये मतलब नहीं था, हम तो बस अंदाजा लगा रहे थे बात करके। युग अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, तुम लोग ना रहने ही दो, जब देखो मेरे अपनों के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हो। कभी कहते हो मेरे पापा ने टाइपराइटर में हीरा रखा था, तो कभी कहते हो मेरे मामा वैश्या के साथ थे। मुझे ना तुम जैसे दोस्तों से बातें ही नहीं करनी। इतना कहकर युग नाराज होकर गुस्से गुस्से में वापस अपने कमरे की तरफ जाने लग जाता है और उसके पीछे ही शालिनी भी जाने लग जाती है। अभिमन्यु पलटकर कुछ कहता नहीं, बस चुपचाप युग को वहां से जाते हुए देखते रहता है। कायर कहता है, इसे हुआ क्या है? सुबह से ही बच्चों की तरह बात बात पर नाराज हो रहा है। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, हुआ कुछ नहीं है, मुझे तो लगता है वो चाहता है शालिनी उसे बार बार मनाए, इसलिए नाराज हो रहा है। देखा नहीं जैसे ही युग नाराज हुआ कैसे शालिनी उसके पीछे पीछे गई। मुझे तो लगता है इन दोनों को प्राइवेसी चाहिए ताकि अकेले में कुछ वक्त बिता सके। कोई कुछ नहीं कहता है, सब शांत रहते हैं। इस तरफ बंगला मुड़ा घाट पर पुलिस का जमावड़ा था। आसपास के गांव के लोग भी जमा हो गए थे, जिन्हें कुछ पुलिस वाले दूर करते जा रहे थे। पुलिस ने डेथ स्पॉट को चारों तरफ से कवर कर लिया था। कमली के नग्न बदन पर सफेद कफन चढ़ा दिया था। साथ ही कुछ पुलिस वाले सबूत की छानबीन करने में लगे हुए थे। वर्चस्विनी जस्ट अभी अभी वहां पर पहुंची थी। जैसे ही वर्चस्विनी वहां पर पहुंचती है, एक हट्टा कट्टा लड़का जिसकी उम्र करीब 28 साल होगी, वर्चस्विनी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस लड़के ने अपने माथे पर लंबा सा चंदन का टीका लगाया हुआ था और उसकी बैच पर ए चैटर्जी लिखा हुआ था। देखकर ही पता चलता था कि वो लड़का स्मार्ट तो था ही, साथ में इंटेलिजेंट भी। वो लड़का वर्चस्विनी को सल्यूट करते हुए कहता है, जय हिंद मैम। वर्चस्विनी सल्यूट का जवाब देते हुए कहती है, जय हिंद। वर्चस्विनी उस लड़के के बारे में याद करते हुए कहती है, तुम वही हो ना जिसने 1 हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया है? क्या नाम बताया था तुमने अपना? वो लड़का एकदम कड़क आवाज में कहता है, अरविंदो चैटर्जी मैम। वर्चस्विनी हामी भरती है, हाँ चैटर्जी। तो चैटर्जी कुछ अपडेट मिला आपको? पता चला मरने वाली औरत कौन है? चैटर्जी जवाब देता है, जी मैम, पता चला है कि मरने वाली औरत का नाम कमली था। जैसे ही चैटर्जी कमली का नाम अपनी जुबान पर लेता है, वर्चस्विनी हक्की बक्की रह जाती है। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? कमली? चैटर्जी हामी भरते हुए कहता है, हाँ मैम, कमली। वर्चस्विनी मन ही मन सोचने लग जाती है, तारा भी तो आज सुबह कमली का ही नाम लेकर उठी थी। इसका मतलब तारा का सपना फिर से सच हो गया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है,